प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं। यह पार्ट बेटा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक आज सिलेबस में एक ही पाठ में है। सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, इस समय यूपी बोर्ड के सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक ही पाठ में है, एक ही। लेकिन हम प्रकाश के परावर्तन के छोटे छोटे भागों को तीन चार खंड में, अपवर्तन के भागों को 2-3-4 खंड में कर देंगे, और ताकि वीडियो लंबा न हो, आपको घुटन न महसूस हो, क्योंकि लंबा वीडियो देखकर कोई छोड़ देता है, पहली स्थिति है। फिर इन सब को मिलाकर एक वीडियो लगभग 2 घंटे के आसपास रहेगा, जिससे आप इस चैप्टर का 100% जान जाएंगे, और यही आपको इंटर में भी काम देगा बेटा। अब देखिए, मेन पढ़ाई की बात शुरू किया जाए, फिर लेक्चर बाद में होगा। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का दूसरा स्टेप हमारा जो है, दूसरा वीडियो, दूसरा स्लाइड जो है, देखिए प्रकाश, पहले हम परावर्तन के विषय में बता दें बेटा, क्या होता है परावर्तन, उसमें भी बताए हैं। जब प्रकाश कोई चमकदार या पॉलिश की हुई निकाय से, सिस्टम से, व्यवस्था से, जब प्रकाश की किरणें ऐसे चमकदार निकाय पर पड़ती है तो उसी मार्ग में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और शुद्ध इसको कैसे कहेंगे? प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण जब एक ही माध्यम में गमन करती है, परावर्तित किरण प्रकाश की आपतित आकर पड़ने वाली, और परावर्तित किरण जब एक ही माध्यम में गमन करती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में होती हैं। और एक चीज़ और है, प्रकाश की किरणें, अब जनरल भाषा में क्या कहेंगे बेटा, कहीं प्रकाश की आपतित किरण यानी आने वाली किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। फिर सुन लो, प्रकाश की आपतित किरण यानी आकर पड़ने वाली किरण किसी चमकदार पृष्ठ से, किसी चमकदार, ये पॉलिश, लेड ऑक्साइड का पॉलिश है बेटा, यह लेड ऑक्साइड का पॉलिश होता है, लाल ऑक्साइड, चमकदार पृष्ठ से पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसको दूसरे ढंग से भी बोल दे रहे हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण जब एक ही माध्यम में गमन करती है तो इस घटना को भी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोनों तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसको समझ लो। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताने। प्रकाश के परावर्तन का नियम बताने के लिए बेटा हम बता रहे हैं, क्या है परावर्तन के नियम। यह लेड ऑक्साइड का एक कलई किया गया, पॉलिश किया गया कोई निकाय है, चाहे कांच है, चाहे कोई चमकदार पारदर्शी माध्यम है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी गई है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के विषय में जरा ध्यान से सुनना मेरे बाबू, मेरे बेटा, जरा ध्यान से सुनना। प्रकाश के परावर्तन का नियम एक बार, 2-3 बार हम परिभाषा बोलेंगे। प्रकाश की आपतित किरण, आपतित आकर गिरने वाली, आपतित किरण आपतन बिंदु
आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जरा ध्यान से सुन लो। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह है आपतित किरण। आपतित किरण यहां लिखे हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब यह है परावर्तित किरण। अब जरा ध्यान सुने बेटा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, फिर सुन लीजिए, आपतित किरण आकर गिरने वाली, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हो। फिर से, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है बेटा। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है कि आपतन कोण, ये पहली परिभाषा है। पहली परिभाषा क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चाहे ऐसे लिख दीजिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण, आपतन कोण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसमें हम बता चुके हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। फिर सुन लीजिए, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। दूसरा है एंगल I इक्वल टू एंगल R। मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, ये दूसरा है, परावर्तन का दूसरा नियम है। और परावर्तन का पहला नियम हम बताए थे कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और कापी कलम लेकर बैठ जाइएगा और परिभाषा तत्काल वीडियो को रोककर तुरंत अपने से परिभाषा लिखने की चेष्टा कीजिए प्यारे बच्चों। कि ये सब सारी चीज़ किताब में लिखा होता है, ये हमारा बनाया हुआ चीज़ नहीं है, ये हर जगह किताब में लिखा रहेगा, लेकिन हम यहाँ मेन हमारा मकसद समझाने का है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है उसी का? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर खूब इसको जरा क्रीम पाउडर लगा के लिखोगे बेटा, जैसे खूब फैशन में, तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण एवं परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। फिर सुन लो, किसी वाक्य को बढ़ाने की स्थिति से भाषा का बोध होगा। जब तक भाषा का प्यारे बच्चों बोध नहीं होगा तो समझ लीजिए कि शिक्षा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। किसी स्वयं अध्ययन के लिए मेरे बेटा, स्वयं अध्ययन करने के लिए आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं बेटा तो इंग्लिश का अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए। जब तक भाषा पर पकड़ नहीं होगा तो परिभाषाएं लिखना कठिन होती हैं। समझ तो जाओगे कि सर हम समझ गए, लेकिन लिखो तो, ये ध्यान दीजिएगा। इसी से हम परिभाषा कई बार बता रहे हैं
अच्छा, एक बार और बता दे फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपतित किरण खूब बढ़िया से लिखने की तरीका, जैसे आप समझ गए हैं तो देखिए ऐसे लिखेंगे। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण एवं परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है बेटा। अब चलते हैं हम प्रतिबिंब के विषय में बताने। बेटा, प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, इमेज के विषय में, यह प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं वही दर्पण के प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। फिर सुन लीजिए, प्रतिबिंब क्या है? किसी वस्तु से, मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब, तो हमारी प्रकाश गई ना, हमारा प्रतिबिंब बनना है, तो हमारा प्रकाश जो है जाकर दर्पण पर पड़ेगी। तो वही बात बोल रहे हैं, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन हो गई, पड़ गई शीशे पर या चमकदार पृष्ठों पर, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है वही दर्पण का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर सुन लो बेटा, किसी वस्तु से, मान लीजिए आप ही का प्रतिबिंब है, किसी वस्तु या हम किसी व्यक्ति, वस्तु जो भी है, तो वस्तु में सब आ जाएगा। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या? प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वही दर्पण का प्रतिबिंब होता है। दर्पण का प्रतिबिंब बेटा दो प्रकार से हो सकते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में काटती हैं और आभासी प्रतिबिंब जो होता है काटती हुई प्रतीत होती हैं। यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को काटती हैं उसे दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। यानी वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हो गया। ये परिभाषा है, इसको जानकारी रखने की बात है। और ये परिभाषा पूछेगा थोड़ा नहीं आपसे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। ये आपको जानने के लिए जब स्वयं अध्ययन करना शुरू करेंगे किताब से बेटा ना, ये हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप किताब से स्वयं पढ़ना सीख जाएं। पढ़ाई तो बहुत है, ज़्यादा पढ़ना है, ये तो हम आपको पढ़ने की एक आदत डाल के आपके दिमाग को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम दर्पण पर। देखिए, दर्पण के विषय में हम बता दें, दर्पण के विषय में बता दें बेटा। दर्पण, मिरर, देखिए दर्पण, हम दर्पण ये दो प्रकार के, पहला दर्पण जो है यह समतल दर्पण है, समतल दर्पण। दूसरा बेटा है गोली दर्पण। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों गोली दर्पण। गोली दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोली दर्पण। यहाँ लिख दे रहे हैं, दर्पण भी लिख दें, नहीं कुछ बच्चे ऐसे दर्पण लिखा गया, और गोली दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। थोड़ा दर्पण के विषय में कुछ चर्चा कर दें जिससे भाषा का कुछ बोध हो जाएगा, आपको लिखने की क्षमता हो जाएगी, कुछ भाषा सुनेंगे समझेंगे। देखिए दर्पण क्या है? दर्पण एक निकाय है, निकाय, सिस्टम, इसको सिस्टम बोला जाता है। दर्पण किसी पारदर्शी माध्यम
का एक निकाय है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है और दूसरा परावर्तक तल होता है। फिर सुन लीजिए, दर्पण किसी चमकदार पृष्ठों का एक निकाय है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। पहले बेटा हम परावर्तक तल बता दें थोड़ा सा। जिस पर हम चेहरा देखते हैं जिधर ना, वही परावर्तक तल है। जिस पर चेहरा देखा जाता है प्यारे बच्चों, वही तल को परावर्तक तल कहा जाता है। और जिस पर पालिश किया जाता है, जो पालिश होता है, यह परावर्तक तल नहीं होता है। परावर्तक तल जिधर हम मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वही परावर्तक तल होता है। तो सुन लीजिए, दर्पण एक पारदर्शी माध्यम का निकाय है। पारदर्शी माध्यम का, भाई शीशा उषा है, आजकल तो प्लास्टिक का भी बनाया जा रहा है, चश्मा भी बहुत चीज़ बनाया जा रहा है, तो हम इसलिए शीशा कांच कह नहीं पा रहे हैं। आज के आधुनिक युग में कांच कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। दर्पण एक पारदर्शी माध्यम का एक निकाय है जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा परावर्तक तल होता है। दर्पण एक पारदर्शी माध्यम का निकाय है जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। चलो, यह दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या है? अब देखिए, परिभाषा बनाने स्वयं सीखिए, थोड़ा सा बदलना है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बदलना है बस, कि समतल दर्पण एक ऐसा पारदर्शी समतल दर्पण एक ऐसा पारदर्शी समतल निकाय है जिसके एक पृष्ठ पर कलई दूसरा परावर्तक तल होता है। समतल दर्पण एक ऐसा समतल पारदर्शी माध्यम का एक निकाय है जिसके एक पृष्ठ पर कलई तथा दूसरा परावर्तक तल होता है। बेटा, समतल दर्पण यह सिलेबस से हटा दिया है। समतल दर्पण को किताब क्या बताया जाए, बहुत कष्ट होता है। इस स्थिति में जिस तरीके से शिक्षा को दूषित किया जा रहा है, जिस तरीके से प्यारे बच्चों शिक्षा को दूषित किया जा रहा है, ये आत्मा रोता है बेटा। सोच लीजिए कि समतल दर्पण को सिलेबस से हटा दिया गया, कैसे कैसे बच्चों पर कुठाराघात किया जा रहा है। यही है स्थिति, किसको दोष दिया जाए? दोष देने पर स्थिति खराब भी हो सकती है, जिम्मेदार बन सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन समतल दर्पण बिना पढ़ाई होती नहीं है। और कंपटीशन में ये पूछ देगा आपसे, समतल दर्पण, जाओगे सब इंस्पेक्टर का परीक्षा देने, जाओगे पुलिस, क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, किसी भी परीक्षा में, अब पूछ देगा समतल दर्पण, और समतल दर्पण की कुल चीज़ें गायब कर दी गई है। ये विडंबना है बेटा, यही है शिक्षा। और नए अध्यापक पढ़ाने में थोड़ा सा परेशानी होबे करी भाई, जो किताब से किताब पढ़ाते हैं, उस किताब से लिख दिए, दो ठे किताब पर लिख दिए, जो किताब में लिखा है वही पढ़ाई होती है, और किताब से कुछ होने वाला प्यारे बच्चों नहीं है। बार बार हम हर वीडियो में हम आपको एक तरीके से जागृत करेंगे कि देखिए, किताब के पढ़ाई से कुछ भी होने वाला नहीं होता है। चलिए, अच्छा, गोली दर्पण हम बता दें बेटा। गोली दर्पण क्या होता है? थोड़ा सा गोली दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का, किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई और दूसरा परावर्तक तल होता है। फिर सुन लो बेटा, गोली दर्पण किसी खोखले, परिभाषा लिखने की क्षमता जागृत करो पहले, और बार बार याद करके जीवन में नहीं हो पाएगा। कोई 10 ठे रिश्तेदार का नाम नहीं याद कर पाता है, तो पढ़ाई का कोई याद करेगा बेटा?
ध्यान से सुन लो, 20 गांव दे देंगे ना तो 10 दिन बाद पूछेंगे कितनों याद करोगे, भूल जाओगे। अब ध्यान से सुन लीजिए, अपने बनाने की क्षमता जागृत करिए, विकसित करिए। गोली दर्पण, गोली दर्पण किसी खोखले, खोखला तो दिमाग है, ये है खोखले गोलीय कांच, कांच की जगह प्लास्टिक की भी आ जाता है, लेकिन हम कांच कह रहे हैं। खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके, देखिए एक भाग ई कटा, एक भाग ई कटा, दोनों को निकाल दे रहे हैं। एक भाग ई कट गया और एक भाग ई कट गया, ये क्लियर। गोली दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई, एक पृष्ठ पर कलई और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल, जिस पर आकर किरणें परावर्तित होती हैं, परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की जाती है, दूसरा परावर्तक तल होता है। देखिए इसका परावर्तक तल इधर है, परावर्तक तल। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, यह 2 प्रकार का होता है। सुन लो कौन कौन। एक होगा अवतल, अवतल कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स, अवतल, और एक होगा बेटा उत्तल, उत्तल। आइए या सोचा जाए। अब देखिए हम अवतल दर्पण की कैसे परिभाषा बता रहे हैं, आप याद जरा सा मत किया करिए प्यारे बच्चों, आप याद करने पर जरा सा विश्वास मत करिए। देखिए हम परिभाषा बना कैसे रहे हैं। वह गोली दर्पण, ले हमको अवतल उत्तल गोली दर्पण है, अवतल उत्तल गोली दर्पण है, तो हम क्या कह रहे हैं सुनो जान। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल ढांसा है, मुहम्मा जिस पर देखते हैं ढांसा है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल ढांसा है, यहाँ ये परावर्तक तल है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल ढंसा है अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है, ये इस पर मुंह देखेंगे, उभरा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर सुन लो, देखिए कैसे परिभाषा बना रहे हैं। वह गोली दर्पण, देखिए अवतल उत्तल गोलीय दर्पण है, तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल धसा होता है अवतल दर्पण, वह परावर्तक तल जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये परिभाषा हो गया अवतल। देखिए समतल दर्पण के विषय में बहुत चर्चा नहीं किए, गोली दर्पण तथा इसके प्रकार में बता दिए कि दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल। अच्छा, इसके बाद प्यारे बच्चों अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ हमको जानकारी प्राप्त करनी होगी। गोली दर्पण से कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को देखो कैसे। गोली दर्पण का तुम्हें वक्रता केंद्र जानना होगा बाबू, वक्रता त्रिज्या जानना होगा, ध्रुव जानना होगा, क्योंकि किताबिया में पढ़ेंगे तो ध्रुव लिखेगा, वक्रता त्रिज्या लिखेगा तो अंदाजा खाली किताब पढ़ेंगे उसके विषय में समझना न होगा। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल और दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी जानना होगा। तो अपने से पढ़ पढ़ के सीख लेंगे। भाई किताब आपके पास है, दुनिया भर की गाइड व्यवस्थाएं हैं, समझ गए, सारी चीज़ आपके पास है, किताब में सारी चीज़ है। हम केवल भाषा का बोध करा रहे हैं,
और स्वयं पढ़ने के लिए आपको प्रेरणा जागृत कर रहे हैं। ठीक है, और स्थिति ये है, आपको बता दें कि हमारे YouTube मंच पर निश्चित है बेटा कि आपको हम पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कह रहे हैं, थोड़ा सा देर से हम अपना ये सब वीडियो या जो भी अपलोड करेंगे, या शुरुआत इतनी हमको जानकारी नहीं थी मोबाइल और अन्य चीज़ों के विषय में, नहीं तो हम पहले ही स्थिति को बहुत अच्छा कर दिए होते हैं और सारे विषय का हम व्यवस्था आपको कर देंगे। कला तो आप 95 से 100 नंबर पाएंगे। कला के लिए बेटा 95 से 100 नंबर, सारे विषय का व्यवस्था हम कर देंगे। देखिए, अब देख लिए क्या बोल रहे हैं। वक्रता केंद्र, ये परिभाषाओं के विषय में जान लीजिए। अब ये परिभाषाएं हम तेज़ी से पढ़ाएंगे, ये तो बहुत गति धीमी किए थे, थोड़ा सा तेज करेंगे, स्पीड करेंगे। देखिए, वक्रता केंद्र क्या है, परिभाषा बहुत ध्यान से सुनते जाइए। ये पेपर में लिखने के लिए लिखने की क्षमता जागृत होनी चाहिए। देखिए कैसे लिखा जाता है। हमको मान लो वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है, तो देखिए कैसे दे रहे हैं, हम याद थोड़ा ना किए हैं, समझे हैं। किसी गोली दर्पण का, अरे वक्रता केंद्र तो वहां होगा जहां चीज कोई गोला होगा, वृत्त होगा। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है। देखिए इसी में बता दें, ये फिगर यहां बनाए हैं ना, इसी में बता दें। देखिए किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र सुनिए, किसी गोली दर्पण किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह कटा होता है। प्यारे बच्चों, जिससे इसको काटे हैं उसी गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। प्यारे बाबू फिर सुन लीजिए भाषा। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, यहां RC यहां देखा जाता है। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है। किस गोले का? जिससे वह कटा होता है, जिससे वह कटा होता है। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह कटा होता है। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह कटा होता है। ठीक परिभाषा वक्रता त्रिज्या की भी यही है। देखो यहां से यहां वक्रता त्रिज्या R हो गई, ये त्रिज्या हो गई बेटा, बाबू ने एक वक्रता त्रिज्या हो गई। देखिए किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, या सोचिए बहुत आसान है, हम पढ़ रहे हैं गोली दर्पण। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या ए वाला उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे वह कटा होता है। यानी वक्रता केंद्र वक्रता की त्रिज्या की परिभाषा में खाली केंद्र को हटा के त्रिज्या लिख देना है बेटा। फिर दोनों को बता दे रहे हैं फिर से। किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह कटा होता है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिससे वह कटा होता है। बस यही है। अब चलते हैं ध्रुव। अब चलते हैं ध्रुव बेटा, ध्रुव के विषय में। देखिए ध्रुव क्या होता है मेरे प्यारे बाबू। ध्रुव के विषय में बता दें। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम चलते हैं ध्रुव, पोल के विषय में बताते हैं। देखिए पोल की कई परिभाषाएं, कहीं किताब में कुछ लिखेगा कहीं कुछ लिखेगा, हालांकि परिभाषाएं आपको समझदारी के ऊपर होती हैं। देखिए किसी दर्पण गोली दर्पण का ध्रुव उस दर्पण के मध्य बिंदु यानी परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को
देखिए आसान ये है, ये परावर्तक तल है, यह परावर्तक तल का मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये तो सीधा सीधा हो गया। फिर सुन लो, किसी गोली दर्पण का ध्रुव उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं, या किसी गोली दर्पण का मध्य बिंदु, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और दूसरी परिभाषा भी जान लीजिए, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाता है, यानी ये मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुख्य अक्ष है। इसकी परिभाषा भी बताएंगे। देखिए, किसी गोली दर्पण को मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण की ध्रुव कहलाती है, वह दर्पण की ध्रुव कहलाती है। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु को काटती है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चारों तरफ से परिभाषा आपने से बनाइए। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु को काटती है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा, किसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ के अपने लिख लेना है। अगली स्थिति, मुख्य अक्ष की परिभाषा बता दे बेटा। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? ये पोल, पी से पोल, ध्रुव, हिंदी लिख दे। हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं भाई, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं ऐसी। देखिए, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र, सी से वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ये मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जान के, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बेटा आप दर्पण का द्वारक बात जल्दीबाजी में बता दें। किसी दर्पण का द्वारक, ये दर्पण है, इसमें सब हम उत्तल बना रहे हैं, उत्तल की भी यही स्थिति है। चल यह किसी दर्पण के, सुनो देख कैसे बना रहे परिभाषा। दर्पण का द्वारक, दिमाग को समझो, कंसंट्रेट होकर बाद देखो कि क्या हम भटक के बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आप भी धीरे धीरे इसी तरीके से बना लें। किसी दर्पण गोली दर्पण कह दो, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, यह किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अरे द्वार जो होता है यार, यही ना परावर्तक तल है। यहाँ से भी प्रकाश जाएगी, यहाँ सब जगह से जाएगी, तो द्वारक जो है, द्वारक ये कहलाएगा। तो फिर सुन लो, किसी गोली, हम तो गोली दर्पण में पढ़ा रहे हैं, किसी गोली दर्पण का द्वारक या किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का के व्यास को, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। एक बार और बताएंगे। किसी गोली, एक बार घालू बताते, घालू, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कलम कापी आपके साथ होनी चाहिए।
ये ध्यान रहे बेटा, पढ़ते समय कलम कापी ध्यान रहे। एक बार हमारी भाषा को समझो, मन से समझ जाओ, वीडियो को रोक दो, रोक के अपने से लिख लो। यही पढ़ाई है, समझ गए ना। और कलम कापी नहीं है, सुनोगे वही फिल्म की तरह देखोगे, मूवी की तरह, तब हो गई छुट्टी। अब देखो अगला, अगली स्थिति बता दिए द्वारक। किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब चलते हैं मुख्य फोकस। जरा देख बेटा, मुख्य फोकस पर चलते हैं। थोड़ा एक आध चीज़ हम मिटा दें, नहीं मिटा देंगे, पता नहीं यहाँ से वीडियो आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए, चलिए यहाँ बता देते हैं, हम चेक कर लेंगे। अगर वीडियो नहीं आएगा तो फिर से बनाएंगे बेटा। देखिए हमारा एक खौरहवा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये मत सोचना कि अरे डिजिटल बोर्ड वाले अपना व्यवस्था ताम झाम है उनका, हम आदत हमारी पढ़ाने के इस पर है, हम नकली है नहीं। देखो बेटा अगली स्थिति, अब हम चलते हैं मुख्य फोकस दूरी पर और फोकस तथा फोकस तल पर। देखिए, किसी दर्पण के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, फिर से बोलिए जगह, किसी दर्पण के, गोली दर्पण बोल लो, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, आकर पड़ने वाली आपतित किरण बेटा, आपतित, आपतित किरणें, यहां पर परावर्तन हो गया। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। अब जा सुनो ध्यान से, अब यही मेरी समझदारी रहेगी ना, तो तुरंत सोचोगे कि अरे सर तो यहाँ अवतल दर्पण बनाए हैं, ये उत्तल दर्पण बनाए हैं। या देखना इसी में कुछ बहुत चीज़ समझाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, ये देखिए यहाँ परावर्तन हो गई, यहाँ आई, यहाँ परावर्तन हो गई, पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। समझिए बेटा, देखिए इसमें क्या क्या समझदारी, अगर समझदार बच्चा होगा तो पहले बार में क्या समझेगा कि सर बोले हैं कि अवतल दर्पण में काटती है बोले हैं, और यहाँ उत्तल दर्पणवा में काटती हुई प्रतीत होती है बोले हैं। तो अगर ये आपको पहचानने की क्षमता हो जाएगी तो अपने आप कुछ कर लेंगे बेटा। या फिर से सुन लो, मुख्य, फिर से बता रहे हैं, मुख्य